विशाल समुद्र में पुल बनाने का ऐसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। दूसरा इंसान अपनी बुद्धि के बल पर नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन में कर दिखाता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। उन्हीं में से एक है ब्रिज। जी हाँ, समुद्र की लहरों के बीचों बीच इन ब्रिजेस को आखिर तैयार कैसे किया जाता होगा, आखिर इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। साथ ही आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, द डेंजरस विंड फार्म। दोस्तों, आपने कभी न कभी बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को जरूर देखा होगा। वैसे हम आपको बता दें कि भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर इस तरह की पवन चक्कियां लगाई जा रही हैं, और जाहिर है कि आपने ऐसे बड़े बड़े विंड व्हील ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इन्हें समुद्र में देखा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2016 का वक्त था और जर्मनी की सरकार को एक नया आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना समुद्र के ऊपर पवन चक्कियां लगाई जाएं, और इसके लिए उनके पास एक परफेक्ट लोकेशन भी था। वो लोकेशन था वहां के नॉर्थ सी पर का, क्योंकि वहां पर हमेशा काफी तेज हवाएं चलती रहती थी और पवन चक्की लगाने के लिए ये एक बेस्ट लोकेशन था। वो लोकेशन वहां का नॉर्थ सी पर था, क्योंकि वहां पर हमेशा काफी तेज हवाएं चलती रहती थी और पवन चक्की लगाने के लिए ये एक बेस्ट लोकेशन था, ताकि वहां की हवाएं जो काफी तेज थी और तेज हवाओं से जो पवन चक्की चलती थी उससे टरबाइन घूमता और बिजली उत्पन्न की जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर समुद्र के पानी में विशालकाय पवन चक्कियों को कैसे खड़ा किया जाए। इन बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को लगाने के लिए भारी भरकम पाइप्स का इस्तेमाल किया गया। एक एक पाइप 85 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा था और इनका वजन 1300 था। और आखिरकार इन बड़े बड़े पाइप्स की वजह से आज इन जगहों पर 67 टरबाइन और 154 रोटर लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये सब मिलकर 402 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 402 मेगावाट आखिर होता कितना होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 मिलियन वाट मिलाकर 1 मेगावाट बनता है, और आपके घर में जो बल्ब जलता है वो 100 वाट का होता है। अगर इसे आप सरल भाषा में समझे तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा ये बिजली उत्पन्न होती है कि ये 4 लाख घरों को पूरी तरह से रोशन कर सकता है। वो सबसे हैरानी की बात थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को 23 महीनों में पूरा कर लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि इंसानी दिमाग कुछ भी करने की ठान ले तो वो कर ही लेता है। नंबर 2, ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म। आपने समुद्र में तैरते हुए तेल के बड़े कुएं तो जरूर देखे होंगे, लेकिन मन में हमेशा ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ये इतने बड़े बड़े तेल के कुएं पानी में इतने लंबे समय तक कैसे रहते हैं, आखिर ये टिकते कैसे हैं और इन्हें पानी के ऊपर बनाया कैसे जाता होगा। तो आइए आज हम आपको बता देते हैं। अगर आप गोल्फ ऑफ मैक्सिको जाएंगे तो आपको वहां पर बड़े बड़े समुद्र के ऊपर देखते हुए तेल के कुएं बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जितने आसान दिखते हैं उतने हैं नहीं। असल में इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए ढेर सारे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, और इसके बाद उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार किया था जिसका नाम एपोमोटोक्स। करीब 4 साल की मेहनत के बाद इंजीनियर्स ने इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया था। ये 29 स्टोन ऊंचा था और 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा, और इसके वजन की बात करें तो ये किसी विमान जितना भारी था। इस प्लेटफॉर्म को बनाते वक्त इसको बनाने वाले ये चाहते थे कि यह प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि इसे 40 सालों तक कुछ भी ना हो, लेकिन 40 सालों तक इसे सुरक्षित रखना एक चुनौती भरा कार्य था। लेकिन देखा जाए तो इस तरह के तेल के कुएं बहुत ही खराब वातावरण में लगाए जाते हैं और इसके ज्यादातर पार्ट सिर्फ 2.5 किलोमीटर तक समुद्र के पानी में डूबे रहते हैं। इसीलिए इस पूरे प्लेटफॉर्म को 40 सालों तक संभाल के रखना एक बहुत ही मजबूत मॉड्यूल बनाने की जरूरत थी। और आखिर में इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से स्टेबलाइज रखने के लिए 4 मॉड्यूल्स बनाए गए। करीब 2 सालों की मेहनत के बाद ऐसे 4 मॉड्यूल बनाए गए जो इतने भारी भरकम प्लेटफॉर्म को समुद्र के ऊपर 40 सालों तक सही रख सकते थे। ये इसलिए ज्यादा भारी भरकम मॉड्यूल थे कि एक मॉड्यूल का वजन 10,000 टन था। आप ही सोचिए कि ये कितना ज्यादा भारी था, और इस मॉड्यूल की वजह से ही इन भारी भरकम 2 फुटबॉल मैदान जितने बड़े प्लेटफॉर्म बड़ी ही आसानी से आज भी समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं। नंबर 3, अमेरिकन ब्रिज ऑन द सी। यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही पुराना ब्रिज हुआ करता था। 21वीं शताब्दी के आते आते यूनाइटेड स्टेट की सरकार ने देखा कि ये पुराना ब्रिज पूरी तरह से खराब हो चुका है और इसे फिर से बनाने की काफी जरूरत है। ये वो ब्रिज था जो स्टेट ऑफ मिसिसिपी और मिकोनसेल को एक साथ जोड़ता था, लेकिन इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इसे नए तरीके से बनाने के लिए इसमें बहुत सारी चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि ये वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर था। ये ब्रिज, इसकी वजह से इसे तोड़कर फिर से बनाना लगभग मुमकिन नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस ब्रिज को सेंट क्रॉक्सी
समुद्री रिवर के ऊपर बनाया गया था, जहाँ पर बहुत ही रेयर जीव पाए जाते हैं। और यही वजह थी कि इस जगह को बचाने के लिए बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। इसको विरोध का सामना करना पड़ा, सरकार के बस में नहीं था। लगभग 20 सालों तक इन परेशानियों की वजह से इस ब्रिज को नए तरीके से बनाने का काम नहीं किया जा सका। लेकिन 2014 में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इस ब्रिज को बनाने का एक नया डिजाइन तैयार किया। ये डिजाइन सभी को पसंद आया, क्योंकि इस डिजाइन की वजह से न ही इस ब्रिज की ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचा और न ही यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को कोई नुकसान पहुंचने की गुंजाइश थी। इस ब्रिज को बनाने के लिए इन्होंने कम से कम कॉलम लगाए। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा ब्रिज 1.5 किलोमीटर लंबा है। आप सोच कर देखिए कि सिर्फ 5 कॉलम्स की वजह से 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज आज भी टिका हुआ है। लेकिन इस ब्रिज को बनाना इतना आसान नहीं था। इसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से इस ब्रिज को बनाने की कीमत $700 मिलियन तक पहुंच गई थी। नंबर 4, कॉफरडम। जब आप समुद्र के ऊपर बड़े बड़े विशाल ब्रिजेस को देखते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर पानी के ऊपर इन ब्रिज को बनाया कैसे गया होगा, आखिर कैसे पानी के अंदर इनके नींव को खड़ा किया गया होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में जितने भी ब्रिजेस पानी के ऊपर बनाए गए हैं उन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि पानी के ऊपर ब्रिज के कॉलम्स बनाने के लिए इंजीनियर्स शायद डाइविंग सूट पहनकर पानी के अंदर जाते होंगे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम करते होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप भी जानते होंगे कि एक ब्रिज को इतना ज्यादा भार सहन करना पड़ता है, इसीलिए इसके कॉलम मजबूती से बनाना बेहद जरूरी है। और किसी भी कॉलम को बनाने के लिए एक सूखी सतह की जरूरत होती है, लेकिन पानी के अंदर इस तरह का कॉलम बनाना कोई आसान बात नहीं है। और इसीलिए पानी के अंदर कॉलम बनाने के लिए इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है कॉफरडम। ये बिल्कुल एक सिलेंडर का आकार का होता है, जिसे उस जगह बैठा दिया जाता है जहाँ पर ब्रिज का कॉलम बनाना होता है। ये कॉफर असल में स्टील और कंक्रीट से बना होता है। जैसे ही इसे पानी के अंदर डाला जाता है, ये एक जगह पर फिक्स हो जाता है और इसके बाद इसके अंदर से पानी को पावरफुल पंप की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और थोड़ी देर के बाद इसके अंदर की सतह पूरी तरह से सूख जाती है और तब जाकर इसके अंदर कॉलम्स बनाने का काम शुरू होता है। आपको बता दें कि इस तरह के कॉफरडम बहुत ही महंगे होते हैं और उन्हें एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब ये एक बार इस्तेमाल हो जाता है तो इसके बाद इसे पानी में बहा दिया जाता है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इतने बड़े ब्रिज के कॉलम कैसे खड़े किए जाते हैं। नंबर 5, फ्लड प्रोटेक्शन। दोस्तों, आज के समय में बाढ़ जैसी समस्याएं बहुत ही कॉमन हो गई हैं और इसी से बचने के लिए आज ज्यादातर क्षेत्रों में बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। और ठीक इसी तरह अभी आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो यूके के हीलिंग आइलैंड का स्ट्रक्चर है। बात उस समय की है जब इस द्वीप का समुद्री तट धीरे धीरे ढहने लगा था और यहाँ पर मौजूद 1800 घर कभी भी समुद्र में बह सकते थे। आखिरकार इस जगह को बचाने के लिए पर्यावरण एजेंसीज और रेन काउंटडाउन ने कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया। इस जगह को बाढ़ से बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यहाँ की समुद्री लहरों में बहुत ज्यादा उफान था, इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला। समुद्र की लहरों से बचने के लिए उस जगह पर बहुत सारे पत्थर लगाए गए और वहाँ के रेत को समतल किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस जगह पर करीब 7000 टन पत्थर नॉर्वे से इम्पोर्ट कराए गए थे और इन पत्थरों से किसी 50 मीटर एक लंबी दीवार बनाई गई थी। इसके बाद इस पूरी जगह पर 25,000 टन कंकड़ पत्थर बिछाए गए थे ताकि इस जगह पर समुद्री स्तर कंट्रोल किया जा सके। ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करीब 6 महीनों तक चला और इन 6 महीनों में यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगातार काम कर रही थीं। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन को करना इतना आसान और सस्ता नहीं था। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में करीब $6.5 मिलियन का खर्च हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि इस कंस्ट्रक्शन के हो जाने के बाद ही ये जगह पूरे 100 सालों तक पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, ये थी इंजीनियरिंग स्किल जिसकी वजह से नामुमकिन कामों को भी मुमकिन किया जा सका। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।